हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान की। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान में, वो भी अति लघु उत्तरी की बात करेंगे। देखिए, अति लघु उत्तरी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि यहाँ तो सारी चीजें आपको दी गई हैं। वैसे ना भी पढ़ाते तब भी आप पढ़ लेते, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसमें चीजों को समझाएंगे। अति लघु उत्तरी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अति लघु उत्तरी पढ़ाने के बाद जब हम आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना, तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि चीजें यहीं से सब कुछ रहती हैं। जब हम उसको समझाए रहेंगे तो उसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर का पेपर कराएंगे तो आपको ज्यादा वहाँ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट हम बताते हुए चलेंगे और हमारे पास समय की बचत भी होगी, आपका भी समय बचेगा। ठीक है, तो इसलिए सोच रहे हैं हम अति लघु उत्तरीय एक बार आपको पढ़ा देते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लिखना केवल एक लाइन दो लाइन में रहता है और अच्छे नंबर मार्क्स भी आ जाते हैं, एक नंबर का रहता है, पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम अति लघु उत्तरी पे चर्चा कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा लेंगे। और बीटीसी सॉरी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे भी बिल्कुल लग जाएं, क्योंकि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर होने के बाद आप ही का पेपर होगा। जैसे उनका पेपर खत्म होगा, नेक्स्ट डे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। मे बी 27, 28, 29 को मे बी अगर इनका पेपर हो रहा है तो आपका 30, 31, 30 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास भी समय कुछ नहीं है, केवल 3 दिन। सेकेंड सेमेस्टर से केवल 3 दिन आपके पास ज्यादा समय है, बस इससे ज्यादा समय नहीं है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल एकदम लग जाएं, क्योंकि आपका फोर्थ सेमेस्टर है। कहीं से किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बिल्कुल बैक कहीं से भी ना लगे, क्योंकि आगामी अगर वैकेंसी आती है और अगर आप बैक वैक लिए हैं तो कहीं न कहीं आप वैकेंसी से चूक जाएंगे, क्योंकि वैसे भी वैकेंसी बहुत रेयर केस में देखने को मिल रही है। मे बी ऐसा बताया जा रहा है कि चुनाव के टाइम हो सकता है वैकेंसी आएगी, 25-25 में मे बी आएगी। तो इसलिए आप लगे रहिए, और टेट सीटेट की जल्दी ही आपके इस चैनल पर टेट सीटेट की क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी, जो कि आप इससे जुड़े रह सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं साइंस में अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न क्या दिया हुआ है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं ये है कि ये समांतर बल रेखाएं होती है। ये क्या होती हैं? पैरेलल बल रेखाएं होती हैं। ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। अगर चुंबक को आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ छोड़ देंगे तो फिर भी वो क्या करेगा, जैसे पेंडुलम की तरह अगर उसको लटका दीजिए ईस्ट और वेस्ट में, फिर भी वो क्या करेगा, जैसे आप उसको छोड़ेंगे तुरंत वो घूम कर क्या हो जाएगा, नॉर्थ से क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। देखिए, कह रहा है 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं, यानी आई बराबर Q/T। प्रति सेकंड आवेशित प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में विद्युत आवेश की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, एम्पियर कहलाती है, यानी धारा कहलाती है। एम्पियर धारा को एम्पियर से मापते हैं, एम्पियर। और आवेश को कूलाम से मापते हैं, एम्पियर होता है। और ये कूलाम होता है, कूलाम बटा सेकंड, ये होता है। तो 1 सेकंड में, यानी ये जो समय है, 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश, जितना विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाए वही उसकी क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। फार्मूला होता है आई बराबर Q/T। ये आपका फार्मूला होता है, धारा बराबर आवेश बटा समय। चलिए, अगला कह रहा है सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। देखिए, सर्वाहारी जंतु वो होता है जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो, तो सर्वाहारी सर्वाहारी जंतु में आएगा। दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें मानव की, तो मानव भी किस में आता है, मानव भी सर्वाहारी में आता है। क्यों? क्योंकि ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। ये मांस भी खाता है और क्या कहता है, शाकाहारी और मांसाहारी और शाकाहारी, यानी सब्जी फल सब्जियां वगैरह भी खाते हैं। तो चलिए, मानव हमारे क्या है, सर्वाहारी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा
किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है, यानी जिसकी डेंसिटी अधिक होगी, जिसकी डेंसिटी हो अधिक होगी, उसी को हम क्या करेंगे? सवाल करा था अयस्क के सांद्रण के दौरान, यानी अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है, उसी को हम दूर करेंगे, यानी जो अधिक घनापन रहेगा, जो अधिक वेटेड रहेगा, उसी को हम क्या करेंगे? दूर करेंगे। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न। फिर कहा है एड्स का पूरा नाम लिखिए। देखिए एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। बस केवल इसके फुल फॉर्म को लिख लेंगे, आपके एक नंबर कंफर्म हो जाएगी। 2016 में पूछा गया है ये प्रश्न। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। ठीक है, ये फिर करा धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो देखिए जो धातु गैल्वेनी प्रक्रिया है वो इसमें एक तरह की क्या है, जंग से बचाने के लिए होता है गैल्वेनीकरण। उसका लेयर चढ़ाया जाता है, वही चीज है। तो देखिए लिखा है इसमें, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघलते हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, यानी चढ़ जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। हमने क्या बताया कि गैल्वेनीकरण में होता क्या है, किसी धातु को अगर जंग से बचाना है, तो जैसे आप कोई भी दीवार हो, या मान लीजिए आप कोई दरवाजा हो, दरवाजे में क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। अगर लकड़ी का दरवाजा है तो उसको भी पेंट करते हैं, जिससे क्या हो, ये सीलन से बच सके। जब सीलन से बचेगा तो इसकी लाइफ क्या होगी? अधिक होगी। अगर लोहे का दरवाजा रहेगा तो भी आप क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे। वही गैल्वेनीकरण है, पेंटिंग कर देंगे तो क्या होगा? उसमें जंग से वो बचेगा। तो वही कह रहा है कि धातु को गैल्वेनीकरण जो होता है, ये लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण का प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से मतलब वो उसका संक्षरण ना हो, खत्म ना हो, जल्दी खत्म ना हो, इसलिए उसका क्या कर देते हैं? गैल्वेनीकरण कर दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? देखिए हेपेटाइटिस जो बी होता है, ये विषाणु के कारण होने वाला है। जो हेपेटाइटिस बी है ये किसके कारण होता है? विषा हेपेटाइटिस जो होता है ये विषाणु से, विषाणु के कारण होने वाला है, और इससे हमारा लीवर डैमेज होता है। क्या होता है? लीवर। तो है हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। यानी हेपेटाइटिस बी के द्वारा हमारा लीवर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी विषाणु, इसका एक टीका लगता है। अगर टीका लग जाए तो उसको हम क्या करेंगे? उसको ये लीवर को डैमेज होने से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। जब बच्चा छोटा होता है तो पहले क्या होता है? एनम उनम के पास लगता है टीका ना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कई टीके लगती हैं। इसका पोलियो का लगता है, कई सारे टीके लगती हैं। तो वही चीज होता है कि उस अंग को प्रभावित होने से रोका जा सके। चलिए नेक्स्ट करें, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाती है, यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन, या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल का मतलब जब एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों को खाने लगता है, तो वो एक तरीके का खाद्य जाल बन जाता है। यानी वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, तो क्या होता है? एक तरीके का खाद्य जाल हमारा बनता चला जाता है। चलिए विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। देखिए सुचालक जान लीजिए और कुचालक जान लीजिए। सुचालक वे होते हैं जिसमें करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है, और कुचालक वे होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित, यानी करंट प्रवाहित न किया इसके, धारा प्रवाहित न हो, और सुचालक धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित हो, यानी जिसमें धारा प्रवाहित किया जा सके। तो विद्युत के दो सुचालक होते हैं, एक सोना होता है, एक एल्युमिनियम होता है। इसमें करंट बिल्कुल जाएगा। करंट अगर इसको अगर कहीं से अगर इसको करंट से जोड़ दिए, इसको टच करेंगे तो करंट मारेगा आपको। तो सोना और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का तार ही लगता है, जैसा कि आप जानते हैं खंभे से एक दूसरे खंभे की तरफ जो एल्युमिनियम के तार लगाए जाते हैं, वो सब क्या है?
विद्युत के सुचालक है, सोना और एल्युमिनियम विद्युत के सुचालक है। रबड़ विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। प्लास्टिक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए लाइनमैन क्या करता है, हाथ में रबड़ का क्या पहना रहता है, दस्ताना पहन करके काम करता है, जिससे क्या हो जाता है, वो विद्युत का कुचालक हो जाता है। चलिए, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखिए। देखिए, वर्ग रक्त वर्ग सर्वदाता ए होता है, सर्वग्राही ए बी होता है। जो हमारा ओ ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ओ है, वो सर्वदाता होता है। और ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। सर्वदाता सबको दे सकता है, सर्वग्राही सबसे ले सकता है। चलिए, विद्युत ऋणात्मक को परिभाषित कीजिए। 2017 में पूछा गया है, और ये वाला भी प्रश्न 2017 में पूछा गया है। विद्युत ऋणात्मक को परिभाषित कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, उसी की डिफिनीशन। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। इसका मुख्यतः काम यह है कि ये इलेक्ट्रॉनों को कितना अपनी तरफ खींच रहा है, कितना अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वही उसकी विद्युत ऋणात्मकता होगी। जिस धातु की जितनी कैपेसिटी होगी, जितना वो तेजी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता होगा, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही बढ़ती जाती है। तभी तो हम कहते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है घटता है। वहीं पे हम उसकी बात करते हैं। तो ये डिपेंड है इलेक्ट्रॉनों से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कैपेसिटी को खींचेगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या बनती जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न का है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी, प्रतिजन और एंटीजन पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं। ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, उसके बाद ग्रुप ए बी होता है, और ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो प्रतिजन जो है ये ए बी प्रतिजन है, और एंटीबॉडी आपका ए बी क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीजन ये इसको बोलते हैं एंटीजन, एंटीजन। और ये होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी होता है, ये एंटीजन होता है। एंटीबॉडी जो होता है ये ए और बी जो होता है, जो प्रतिजन होता है ए बी दोनों है। सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा इसमें लिखा कुछ और है, ध्यान नहीं दिए। जो ए बी है, ए बी होता है ये प्रतिजन, ये दोनों होता है, ए बी दोनों होता है। और प्रतिरक्षी क्या है, ए व बी कोई नहीं, इसमें प्रतिरक्षी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि एंटीबॉडी वो रक्त प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, और ए बी क्या होता है, एंटीजन हो जाता है। चलिए, देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। बताया गया है आई अपान क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू अपान टी होता है। आई इक्वल टू क्यू अपान टी। यानी क्या कर रहा है, आवेश प्रवाह की दर को, जो ये आवेश है जिस प्रवाह से फ्लो करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। 2018 में पूछा गया है, खनिज तथा अयस्क से। धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसको आप बोलते हैं NaCl। क्या है, NaCl नमक है जो आप खाते हैं, वही क्या होता है, ये यौगिक प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं खड़िया। ये क्या है, खड़िया। जिससे लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, या आप श्यामपट्ट पे लिखते होंगे ब्लैक बोर्ड पे, तो ये CaCO3 खड़िया है, CaCO3 खड़िया। ये प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। अब अयस्क क्या होता है, उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिसमें वे खनिज हो, जिसमें कोई धातु आज महत्वपूर्ण तत्व हो, उनको खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिया जाता है, जैसे बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम। देखिए, अयस्क जो होता है, अयस्क हमको बनाना पड़ता है। करना क्या होता है, खनन के द्वारा हम उसको खोदते हैं, निकालते हैं, उसके बाद ले आकर के उसका हम शुद्धिकरण करते हैं। जब शुद्धिकरण कर देते हैं, तो वही उसका क्या हो जाता है, अयस्क हो जाता है। जैसे कोयला है, कोयला को वहां से खोदा जाएगा,
तो कोयला खोदा जाएगा तो उसको बाद ले आया जाएगा, उसमें मशीनों में उसको सही किया जाएगा, तो हमारे अयस्क बन जाते हैं। तो अयस्क में यही होता है कि जो हम पहले अयस्कों को खनन करके बाहर लाते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, प्योरिटी करते हैं उसको। ठीक है, तो वो अयस्क हो जाता है। और जो खनिज होते हैं वो प्रकृति रूप में जिस रूप में पाए जाते हैं उसी रूप में हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे खड़िया CaCO3, ये मिलता है, इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको अलग आप स्ट्रक्चर दीजिए, वो अलग की बात है, वो अलग की चीज है, उससे कोई मतलब, जैसे नमक है, नमक एक पीसा नमक आता है, एक जो ओरिजिनल नमक होता है वो ढोका नमक होता है, नहीं जो बड़ा बड़ा होता है, गोले गोले जैसा कई स्ट्रक्चर जैसा होता है, वो आपका समुद्र के किनारे पाया जाता है। उसको ले आकर के धुलाई उलाई करके सही कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा खनिज है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ पौधों की कटाई करके उसको खत्म कर दिया गया तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो व्यक्ति क्या होगा, बीमार होगा, और धीरे धीरे उसको क्या हो जाएगा, समाप्त की तरफ वो चला जाएगा। तो अगर सभी पेड़ पौधे समाप्त कर दिए जाएंगे तो मानव जीवन व जंतु पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 2018 में पूछा गया है, और ये दो प्रश्न नंबर 16 और 19 पूछा गया है। रुधिर रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है। रुधिर ए वर्ग होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ठीक है, अब इसमें भी आता है, एक होता है जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, और एक होता है वसा में घुलनशील। तो वसा में ADE के होता है, ये वसा में घुलनशील होता है, और जल में विटामिन बी व सी घुलनशील होता है, बस। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है, बी व सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ADE के होता है। ठीक है, चलिए। पी गारन किसे कहते हैं? वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पी गारन कहलाता है। जैसे प्रकृति के द्वारा जो खनन से निकाल दिया जाए, उसको उसको वात्या भट्टी में ले जाया जाता है, उससे जो निकलता है वही उसका क्या होता है, पी गारन होता है। अगला कह रहा है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में यानी किसी कंडक्टर में जब विद्युत धारा फ्लो कराई जाती है तो यह गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे अगर आप हीटर की बात कर लें, हीटर की अगर हम बात कर लें तो क्या होता है कि ये उसमें जो कंडक्टर लगा होता है, हाई कंडक्टर होता है, हाई गलनांक का कंडक्टर होता है, तो यह गर्म होकर के उष्मा देता है, हीट करता है, तो हीट करके क्या होता है, उष्मा देता है, तो वही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। ठीक है, हीट होता है तो आपको उष्मा देता है। अब तो कई तरह के हीटर आ गए हैं, इलेक्ट्रिक हीटर आप लगा करके अपने बिस्तर पे भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका हीटर, एक मिट्टी वाला हीटर आता है जिसमें खाना बनाया जाता है, उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। गलनांक तो सबका ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जो स्प्रिंग द्वारा वायर प्रयोग किए जाते हैं, वो खाना बनाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 19, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? योग्यतम योग्यतम की उत्तरजीविता का मत, देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत जो दिए थे वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? देखिए, थैलेसीमिया में क्या होता है कि व्यक्ति सूखता जाएगा, वो कुरूप होता जाएगा। तो थैलेसीमिया रोग के लक्षण ये है, सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना। जब व्यक्ति सूखता जाएगा, उसके चेहरे में जान नहीं रहेगी तो वजन नहीं बढ़ेगा। जब वजन बढ़ेगा तो व्यक्ति में अंदर वो जो सूखता हुआ चेहरा है वो खिल जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा लाइटली हो जाएगा। और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। थैलेसीमिया रोग में क्या होता है? सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना, ये सब लक्षण है। अगला करें, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीन एक दूसरे पर भोजन के लिए सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वही खाद्य श्रृंखला अभी बताया गया है। तो एक जीव दूसरे जीव पर जो निर्भर करते हैं वही उनकी खाद्य श्रृंखला होती है, वो उस पर डिपेंड करता है। वो जैसे आप
पढ़ाया गया होगा, प्रथम प्रकार का उपभोक्ता, द्वितीय प्रकार का उपभोक्ता, तृतीय प्रकार का उपभोक्ता। आप जानते होंगे प्रथम प्रकार के उपभोक्ता में खरगोश वगैरह आता है, द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता हुए, तृतीय प्रकार के उपभोक्ता हुए। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है, द्वितीय प्रकार वाला प्रथम पे निर्भर है और तृतीय प्रकार वाला द्वितीय पे निर्भर है, और प्रथम प्रकार वाला उत्पादक उपभोक्ता पर निर्भर है, यानी पेड़ पौधे पर निर्भर है। यही खाद्य श्रृंखला होता है। एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एचआईवी वायरस जिसको बोलते हैं, एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यही होता है। 2020 में पूछा गया है। 23 नंबर देखिए, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? देखिए प्राथमिक उपचार क्या होता है कि जब जो चीजें आप अपने घर पे कर लीजिए, जैसे किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोग की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित एवं त्वरित किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो आप अपने घर में ही क्या करते हैं, जहां चोट लगा रहता है वहां पे आप कोई दवा रखे रहते हैं, लगा देते हैं, या तो फिर उसको बांध देते हैं या धुलाई कर देते हैं, किसी चीज से धुल करके डेटॉल वटाल लगा देते हैं। यानी उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या डॉक्टर ही हो। तो प्राथमिक उपचार वही होता है जो आप अपने घर पे पहले कर लीजिए, उसके बाद तब डॉक्टर के पास ले जाइए, वही उसका प्राथमिक उपचार हो जाता है। ठीक है। अयस्क से आप क्या समझते हैं? वे खनिज पदार्थ जिसमें धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके, अयस्क कहलाता है। यानी वे खनिज पदार्थ, जैसे अभी इसके पहले चर्चा किया गया कि अगर हम जो प्रकृति के द्वारा जो मिलता है उसको खनन के द्वारा प्राप्त कर ले और उसको प्राप्त करने के बाद ले आकर के उसका शुद्धिकरण कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अयस्क हो जाता है। वही सरलता से निष्कर्षण किया जा सके, अयस्क कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 2020 में ये भी पूछा गया है। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इसके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका का कार्य लिखिए। रुधिर कणिकाएं निम्न प्रकार की होती है: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स। कह रहा है रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। देखिए लाल रुधिर कणिकाएं, इसको बोलते हैं आरबीसी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। इसका कार्यकाल 20 से 120 दिन का होता है, और इसका 4 से 5 या 5 से 6 ऐसे होता है। ठीक है, 4 से 5 दिन का, यानी बनता और बिगड़ता रहता है। और रुधिर प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? मैं तीनों का बता रहा हूँ। रुधिर प्लेटलेट्स का काम होता है कि ये क्या करता है, ब्लड को थक्का जमने में सहायता करता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो व्यक्ति को अगर कहीं चोट लग गया, कट गया, तो रुधिर जो बह रहा है, तेजी से निकल रहा है, वो प्लेटलेट्स कमी होने के कारण या खत्म होने के कारण वो ब्लड रुकना बंद हो जाएगा, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। तो रुधिर प्लेटलेट या इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। देखिए प्रश्न 26 नंबर का रहा है, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा की मौलिक रचनाएं समान होती हैं, भ्रूण की विकास भी समान होता है परंतु सभी के कार्य अलग अलग होता है। यानी समजात अंग यानी एक ऐसे अंग होते हैं कि जो क्या होते हैं कि उनके रचना तो एक समान होती है, रचनाएं उनकी एक समान होती हैं, लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चमगादड़ के जो पंख होते हैं ये उड़ने के काम आते हैं, और घोड़े की जो टांग होती है दौड़ने के काम होती है, और बिल्ली का पंजा जो होता है, पंजा से भी वो क्या करता है, चलता है, पंजा मारता है ना, तो वो चलता है। तो इनके मौलिक रचनाएं तो समान है, लेकिन ये क्या है, इनकी कार्य क्या है, अलग अलग है। कोई उड़ रहा है उसी चीज से, तो कोई उसी चीज से दौड़ रहा है, कोई उसी चीज से चल रहा है। तो ये समजात होते हुए भी इनकी मौलिक रचनाएं क्या हैं, मौलिक रचनाएं समान होते हुए भी इनके कार्य क्या है, अलग अलग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है, किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। देखिए एम्पीयर आई की वैल्यू दे रखा है, आई इजकल टू 5, और 1 घंटे के लिए टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 1 घंटा, 1 घंटा, और क्यों पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए हमारा जो आई बराबर होता है, आई बराबर क्यू अपान टी होता है। इसका मात्रक जो होता है, ये होता है गुलाम, क्या होता है, गुलाम प्रति सेकेंड। यानी ये जो समय है ये इसको किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दिया है, घंटा दिया है। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। ठीक है। तो हम सवाल लगा लेंगे
आई इक्वल टू क्या पूछ रहा है, आवेश की मात्रा पूछ रहा है, आई का मान दिया 5 एम्पियर, तो आई और पूछ रहा है क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है, धारा 5 दिया है और समय कितना दिया है, 3600 सेकेंड। तो 5 छंग के 30, 5 3 15, 15 3 18, 200, तो हो गया 18 क्यू इक्वल टू 18,000 गुलाम, क्या गुलाम, ये हो गया 18,000 गुलाम। चलिए, ये इसका आंसर हो गया। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, अथवा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ये सेमेस्टर सेकंड, सेकंड सेमेस्टर नहीं, आपके बहुविकल्पी में पढ़ाया गया है कि पूछा जाए कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ठीक है। 29 नंबर, विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। कह रहा है विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट करिए। आवेशित कणों के प्रवाह की दिशा में परिभाषित होती है, इसलिए यह अदिश राशि है। देखिए, अदिश राशि का मतलब वो होता है जिसमें जैसे सदिश राशि होती है जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता होती है, सदिश होती है, दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो धारा में केवल परिमाण की आवश्यकता है, केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये हमारी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को कराया जाता है, तो एचआईवी वायरल लोड टेस्ट क्या कराया जाता है, याद रखिएगा, एचआईवी वायरल लोड टेस्ट कराया जाता है कि उसको एचआईवी है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न करा, प्राथमिक उपचार के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। प्राथमिक उपचार के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद करता है। यानी अगर हम, जैसे किसी को चोट लग गई या कट गया, तो क्या करते हैं, हम उसमें फटाक से डेटॉल वगैरह डाल देते हैं। तो ये अगर प्राथमिक उपचार ना करते, ऐसे रहने देते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इसके दो उद्देश्य हैं। और दूसरा, मामूली कट या घाव की उचित देखभाल करने से स्थिति खराब होने से बचता है। वही चीज जो बताया गया है कि अगर थोड़ी सी कट कट उठ गया, अगर हम उचित देखभाल, सही देखभाल कर लिए, तो वो और भी ज्यादा स्थिति खराब होने से उसकी बचाई जा सकती है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कह रहा है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। जैसे अगर ये चुंबक है, नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके चारों तरफ, इसके, सॉरी, देखिए मैं बना के बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। जैसे ये चुंबक है, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय प्रभाव होते हैं, इधर से ये, इधर से ये, ठीक है, चारों तरफ के जो चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये सब सारे चुंबकीय क्षेत्र हैं। यानी एक चुंबक का अपना क्षेत्र होता है, ऐसा नहीं कि एक चुंबक यहाँ रख दीजिए और इसके पास एक लोहे का लाइए, इसका एक रेंज होता होगा कि इतने रेंज तक ये कैच करेगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो कैच नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप एक चुंबक यहाँ रखे हैं और 10 मीटर पे एक आयरन या लोहा रख दिए तो वो उसको कनेक्ट कर लेगा चुंबक, यानी खींच लेगा अपनी तरफ, ऐसा नहीं, उसका एक क्षेत्र होता है। उतने क्षेत्र में अंदर अगर आएगा कोई, तो उसकी आकर्षण बल रहेगा, उसको खींचेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त, 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। 9 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं, सात, 9 ग्रुप और 7 पीरियड होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 और वर्ग 9, वही चीज है, आवर्त इसमें 7 होता है और वर्ग 9 हो जाता है, 9 होता है। चाहे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी हो, चाहे पुरानी आवर्त सारणी हो। आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं, देखिए आवेश का मात्रक बताया गया है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एकांक आवेश किसे कहते हैं, बताया गया है, एकांक आवेश कि आवेश वह आवेश जो अपने 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश का 9 × 10⁻৯ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर सके। यानी 9 × 10⁻9 के आवेश बल से उसको प्रतिकर्षित कर सके, वही उसका क्या कहलाएगा, एक आवेश कहलाएगा। ठीक है। अगला देखिए, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए।
कह रहा है ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो ओम का नियम, प्रतिरोध R के साथ विभवांतर V का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती है, अर्थात V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, V विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों का जो संबंध होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। अब देखिए कह रहा है आवर्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं। तो आवर्त सबसे पहले जान लीजिए, तत्वों के परमाणुओं तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज कतारें प्राप्त होती हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, जो हॉरिजेंटल कतार होती है वो हमारी आवर्त होती है, और जो हमारा वर्टिकल होता है वो क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे हम ऐसे बाएं से दाएं चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हीलियम होता है। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरान, ऐसे इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। तो ये बाएं से दाएं हुआ, और ये जो ये इधर से चलेगा, ये ऊपर से नीचे, ये वर्ग होगा। ये वाला वर्ग होगा, और ये वाला इधर वाला क्या होगा, आवर्त होगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ये हुआ। खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं। देखिए भू परपटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। भू-परपटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। बताया गया है खनिज की भू-परपटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वो खनिज होते हैं। अगर जब हम उसको ला करके उसको हम शुद्धिकरण कर देते तो क्या हो जाता, अयस्क हो जाता था। और धातु क्या, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दें तो क्या कहलाएंगे, धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। ठीक है, ये हुआ। एलिसा परीक्षण, एलिसा परीक्षण से क्या होगा, डायरेक्ट एलिसा तकनीकी एक परीक्षण है जिसमें एक एंजाइम लेवल एंटीबॉडी का उपयोग सॉल्यूशन यानी घोल में उपस्थित एनालाइट से ब्राइड होने के लिए करते हैं। एक बाइंड होने पर बाइंड होने पर एंजाइम लेवल एंटीबॉडी रंग बदलने के लिए सब्सट्रेट के साथ रिजेक्ट कर सकते हैं, जो एनालाइट की मात्रा का पता करने में सहायक होती है। ये एलिसा परीक्षण है, देख लीजिएगा, इसको 2022 में आया हुआ है प्रश्न। आवेश विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए। आवेश विभवांतर तथा कार्य में संबंध, तो विभवांतर V इजकल टू डब्ल्यू अपान क्यू, कार्य बटा आवेश, विभवांतर बटा कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है ये। चलिए मेंडलीव के आवर्त के कोई तीन दोष बताइए। तो मेंडलीव के आवर्त के तीन दोष हैं, कौन कौन से हैं। एक है हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। यानी ये हाइड्रोजन जो है ये क्षार का भी काम करता है, धातु का और हैलोजन, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, दोनों वर्गों में रखा गया है। ठीक है, ये हुआ। दूसरा समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है, समस्थानिकों के लिए यानी समस्थानिक में कोई भी धातु कोई भी तत्व नहीं है। तीसरा समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे Cu Hg Ag, यानी कापर, मरकरी, सिल्वर और टाइटेनियम, इन सबके गुण समान है लेकिन इनको क्या कर दिया गया, अलग अलग समूहों में रख दिया गया है, अलग अलग रख दिया गया है, जबकि इनके गुण क्या है, आपस में समान है। 41 नंबर देखिए, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। कह रहा है विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी की और जोड़ी को अपनी ओर खींचता है। किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता जितना ज्यादा खींचेगा उतनी ज्यादा उसकी ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, ये विद्युत ऋणात्मकता होता है। स्थिर विद्युत आवेश क्या है, कह रहा है पदार्थों, स्थिर विद्युत आवेश। देखिए पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेशों क्यू से किसे प्रदान करते हैं, क्यू से। देखिए स्थिर विद्युत आवेश क्या करते हैं कि जब आप क्या करते हैं, आप कंघी से अपने बाल को बार बार करते हैं तो उसमें एक कंघी में एक आवेश आ जाता है, बार बार बाल को
बाल में कंघी लगाने से जितनी ज्यादा बार लगाएंगे, लगाने से क्या होता है उसमें एक आवेश आ जाता है। तो अगर आप छोटे अगर उसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े को रखिए और उसके पास कंघी को ले जाइए। देखिए वो कागज कंघी की तरफ आकर्षित होगा, उठेगा, तो वही हमारा स्थिर विद्युत आवेश हो जाता है। चलिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश आपका धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। आपको पता है कि ये एक ऋणात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश होता है। अगला है आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? कह रहा है आवेश के आकर्षण और प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? देखिए, आकर्षण तब होगा जब एक धनात्मक ऋणात्मक के साथ जाएगा, आकर्षण होगा। और जब धनात्मक धनात्मक के पास जाएगा तो वहां प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। यहाँ आकर्षण होगा। और जब ऋणात्मक ऋणात्मक के पास जाएगा तब भी वहां क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो यही चीज है, प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। यानी विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण और समान प्रकार के आवेश के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जो कि ये बताया गया। 45 प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखित लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया? आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्व जैसे लैंथेनाइड्स। तो आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्व लैंथेनाइड्स का परमाणु क्रमांक 122, इसकी परमाणु संख्या 57 होती है, 57 से 71 के बीच है। आवर्त सारणी में इन्हें तृतीय समूह में रखा गया है। लैंथेनाइड का एक समूह होता है, लैंथेनाइड का एक समूह होता है, इसको माना गया है 122 से लेके 122, यानी कि परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच इसको रखा गया है। आवर्त सारणी में तृतीय समूह में रखा गया है। ठीक है। एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो देखिए, एड्स विषाणु के संक्रमण से शरीर में CD4 प्लस कोशिकाओं की कमी हो जाती है। किसकी? CD4 प्लस कोशिकाओं की कमी हो जाती है। अगर किसी को एड्स हो गया है तो CD4 कोशिकाओं की कमी हो जाएगी। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी जंतु वही होता है, वे जीव जो पौधों या वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं, मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं। सर्वाहारी यानी जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों होते हों, वो क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी कहलाएंगे। 48 कह रहा है रक्त जमने में फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन की क्या भूमिका है? जो रक्त जमने में फाइब्रिनोजन की भूमिका क्या है वही पूछ रहा है। तो फाइब्रिनोजन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसकी आवश्यकता रक्त के थक्के यानी थक्के जमने के लिए होता है। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत फाइब्रिनोजन यकृत में उत्पादित होता है और चोट लगने की स्थिति में घुलनशील फाइब्रिनोजन एक प्रकार की संरचना बनाता है और चोट पर आच्छादित हो जाता है। जो चोट पर फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा? रक्त क्या हो जाता है? थक्का बन जाता है, रक्त बहता नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। 49 प्रश्न कर रहा है अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है? लिखिए, सांद्रण की सामान्य दो विधियां क्या हैं? अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता होती है? देखिए, खानों में प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर, सिलिका और अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिजों से इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक होता है और यह प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रण। जो खनिज को जब हम लाएंगे उसको अशुद्धियों को दूर कर देंगे तो सांद्रण अयस्क हो जाएगा, सांद्रण या अयस्क के रूप में हो जाएगा, वही अयस्क सांद्रण हो जाएगा। तो सांद्रण की प्रमुख विधियां निम्नवत है। द्रव चालित धुलाई यानी चलते हुए द्रव से धुल दें हम। झाग प्लवन विधि होती है इसको अलग करने की। घनत्व विधि होती है और विद्युत चुम्बकीय विधि होती है। विद्युत चुम्बक अगर आयरन जो जैसा पदार्थ रहेगा उसमें उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे आयरन से संबंधित रहेगा तो उसमें विद्युत चुम्बकीय पदार्थ लिखे करेंगे, और जो पत्थर उत्थल जैसा रहेगा तो उसमें क्या करेंगे? द्रव से हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की होती है। और 50 नंबर कह रहा है विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक में आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। यानी किसी चालक में आवेश बहने की दर को, जितनी दर से आवेश बहता है, ये दर मतलब समय होता है, आवेश बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई आई विद्युत धारा है, क्यू क्या है? आवेश है,
और टी क्या है, समय है। ये क्या है, समय है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये हुआ 50 प्रश्न। तो हमको लगता है प्रश्न बहुत ज्यादा है, और ज्यादा कराएंगे समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग 50 तक क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 50 के आगे प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, 50 के आगे प्रश्न कर लेंगे। और इसको करना बहुत जरूरी है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे प्रीवियस ईयर का पेपर करने में आसानी होगी। तो फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी हमारे दोस्त हैं, वो प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अवश्य उसको शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी उससे पढ़ सकें और उनका भी नंबर अच्छा आ सके। ठीक है, तो आज इतना ही हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे से 51 नंबर से करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो आप देख लीजिए इसके पिछले वाला, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात कर लेंगे। ठीक है, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और देखने के बाद आप प्लीज लाइक और कमेंट अवश्य किया करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।